एक गुफा में, जिसमें लाल झील थी, एक सफेद बालों वाला आदमी ध्यान कर रहा था। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे पानी की बूंदें धीरे धीरे हवा में तैरने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप ध्यान करना जारी रखा। वह दक्षिया का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति यिंग झान था। जब वह विचलित था, तो एक काला सूट पहने हुए व्यक्ति प्रकट हुआ, हवा में एक कागज उठाया और चिल्लाना शुरू कर दिया, उसे सूचित करते हुए कि जीत सुनिश्चित है, और उसे जानकारी देखने के लिए आने के लिए कहा। यिंग झान सोचने लगा और चुप रहा। उसने उस आदमी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा क्योंकि वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसने ध्यान करना जारी रखा और अंकल फेंग को समझाया कि उसके लिए जियांग वुशुआंग और जियांग जुन्यू की जानकारी पर नजर डालना वास्तव में जरूरी नहीं था, क्योंकि हालांकि दोनों के पास दिव्य स्तर की कक्षाएं थीं, फिर भी दिव्य कक्षाओं में बहुत अंतर था। अंकल फेंग थोड़ा आगे बढ़े, उसे देखने लगे और शांत स्वर में बताया कि इस बार वे नहीं थे, बल्कि गु कैशेन के नए शिष्य जियांग चेन थे, जिनके पास पहले कभी नहीं देखा गया एक प्रकार का दिव्य स्तर था। इसने यिंग झांग की जिज्ञासा को थोड़ा बढ़ा दिया। उसने मान लिया कि अंकल फेंग मजाक कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई व्यक्ति जो सृजन वर्ग को जागृत कर सके, इतना योग्य हो सकता है। अंकल फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक गंभीर भाव के साथ बताया कि जियांग ने झाओबाई को मार डाला था और राज्य के रक्षक के खिलाफ अपनी तलवार भी खींची थी, लेकिन इस प्रयास में वह मर नहीं गया। यह जानने के बाद यिंग झांग धीरे धीरे खड़ा होने लगा, जिससे गुफा का पानी झील में गिरने लगा। उसने अंकल फेंग द्वारा लाई गई सूचना पत्रक ली, उसकी सामग्री को पढ़ना शुरू किया और यह जानकर उसकी निगाहें जिज्ञासा से भर गईं कि यह सच था। उसके सामने एक लाल ड्रैगन उभरा जो उसे गौर से देखने लगा। उसने ड्रैगन को देखना शुरू किया और 9 मियास्मा पंखों, स्वर्ग के 4 ब्लेड, क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए 8 परिवर्तनों और जियांग वुशुआंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके अनुसार यह बहुत दिलचस्प था। उसने ड्रैगन को देखना शुरू किया और उसकी आंखें निराशा से भर गईं, क्योंकि यह शर्म की बात थी कि स्वर्गीय प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में जियांग 9 मियास्मा पंखों का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर यह दूसरी तरफ होता, इस प्रतियोगिता ने यिंग झांग को थोड़ा और प्रेरित किया होगा। उसी समय एक प्रशिक्षण क्षेत्र में कुछ कुत्ते के आकार के जानवर दिखाई दिए और किसी ने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। यह एक सेक्सी महिला थी जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वह डैक्सिया की दूसरी प्रतिभाशाली जियाक्सुआन यू थी। वह उछली, अपना सुनहरा धनुष खींचा और जानवरों पर सटीक निशाना साधते हुए तीर चलाया। उसने एक और छलांग लगाई, जानवरों के ऊपर दिखाई दी और उन पर तीर बरसाने लगी। प्रकाश की गति से चलने वाले तीर जानवरों पर वार करने लगे, जिससे वे दर्द से दहाड़ने लगे। उस क्षेत्र से कुछ ही दूर एक धातु के मंच के ऊपर 2 आदमी थे जो 2 भाले लिए हुए थे और वे पहरेदार थे। वे लड़ाई का निरीक्षण करने लगे और उनमें से एक के लिए जियाक्सुआन यू एक भयानक व्यक्ति था जिसकी तुलना एक महान प्रथम स्तरीय गुरु से की जा सकती थी। लेकिन दूसरे गार्ड ने लाई को बताया कि उसका दृष्टिकोण बहुत कम था, क्योंकि जियांग वुशुआंग दाक्सिया के तीसरे दिव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहले से ही 5 परिवर्तन गुरुओं के खिलाफ लड़ाई में सफलता प्राप्त कर चुका था। जियाक्सुआन यू का हमला इतना शक्तिशाली था कि जानवर विरोध नहीं कर सके और उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। लाई ने कहा कि वह जियांग वुशुआंग से एक स्थान ऊपर थी, इसलिए कम से कम उसकी शक्ति 5 परिवर्तन गुरुओं के बराबर होनी चाहिए। जानवरों को खत्म करने के बाद वह जमीन पर उतरने लगी। वह लंबी दूरी की लड़ाई में लगभग अजेय थी और यह देखकर कि अब वह नजदीकी लड़ाई का अभ्यास कर रही थी, गार्ड ने सोचा कि वह जियांग वुशुआंग का सामना करने की तैयारी कर रही है। लेकिन लाई ने हस्तक्षेप किया और उल्लेख किया कि वह उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है,
यह सोचकर कि राजधानी से शीर्ष नंबर 1 यिंगझेन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब शहर के युद्ध जिले के मुख्य कमांडर जियाहोंग्यान प्रकट हुए। एक हाथ से अपनी बिल्ली को पकड़े हुए, उसने दूसरे हाथ को उनकी ओर बढ़ाया और शांत भाव से अपनी बेटी को थोड़ी देर आराम करने का आदेश दिया। उसे प्रकट होते देखकर गार्डों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सम्मान के संकेत के रूप में उसके सामने अपना सिर झुका दिया। अपने प्यारे पिता की आवाज सुनकर जियाक्सुआन यू, जो अपने प्रशिक्षण में डूबा हुआ था, ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी और यह देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गईं कि उसके पिता आ गए हैं। बिना कुछ सोचे वह खुश हो गई और अपने पिता की ओर दौड़ने लगी और बताया कि आज उसमें बहुत सुधार हुआ है। पिता, जो बिल्ली को पकड़े हुए था, ने पूछा कि वह सिर्फ एक साधारण अभिजात वर्ग की सूची के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। उसके अनुसार यह प्रथम होने के लायक नहीं था। पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर ऊपर उठाया और शांत भाव से उसे सुझाव दिया कि वह उससे और अधिक सीखे। अगर उसे आराम करने का अवसर मिले तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना चाहिए। यह उसे बहुत पसंद नहीं आया। उसने अपने गाल फुलाए और नाराज नजर से समझाया कि उसके पिता ने 30 साल तक आराम करने के बाद वह माओडू युद्ध जिले का जनरल कमांडर और दक्षिया का चौथा सीलबंद राजा बन गया था। उसने पूछा कि क्या वह आराम करके यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा है। पिता को इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने उसके साथ बहस जारी न रखने का फैसला किया और अपना मोबाइल फोन निकाला, यह समझाते हुए कि इसमें उन विलक्षणताओं के बारे में जानकारी है जिन्हें वह उसे प्राप्त करना चाहती थी। उसने उससे पूछा कि वह एक नज़र डाले क्योंकि उसने जियांग चेन से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। जियाचुआन यू ने फोन लिया और जिज्ञासा और भय से भरी नज़र से वह चुपचाप जानकारी पढ़ने लगी। एक गंभीर नज़र से पिता ने पूछा कि क्या उसे जियांग चेन को पार करने में सक्षम होने का विश्वास है। जियाचुआन यू, जो अपने फोन पर जानकारी पढ़ रही थी, आश्चर्यचकित थी और एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ खुलासा किया कि जियांग चेन बहुत मजबूत था और बिना यह जोड़े कि वह अजीब भी था। उसे डर था कि वह यिन झान से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। पिता ने तलवार के देवता जियालिंगुई की कल्पना करना शुरू कर दिया, जो 100 साल का होने के बावजूद युवा दिखता था। उसने अपनी बेटी की ओर देखना शुरू किया और पुष्टि की कि जियांग बहुत अजीब है, क्योंकि उसके परदादा ने उसे संदेश भेजा था कि उन्हें प्रतिभाओं की महान प्रतियोगिता के दौरान उसके साथ सावधान रहना चाहिए। जियाचुआन यू ने अपने पिता की ओर पीठ की और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। वह आकाशीय टॉवर पर जाने की तैयारी कर रही थी और अगर वह 50वीं मंजिल पार करने में कामयाब रही तो उसके पास पहला स्थान प्राप्त करने के बहुत अधिक अवसर होंगे। पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरते हुए अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह इतनी प्रतिस्पर्धी होने और हमेशा जीतने की चाहत से थक नहीं गई है। उस समय परिवार के अधीनस्थों में से एक दिखाई दिया, अपनी मुट्ठी को अपने हाथ की हथेली पर मारा, सम्मान के संकेत के रूप में उसके सामने अपना सिर झुकाया और बताया कि आकाशीय टॉवर की पहली 10 मंजिलों को पार करने का उसका रिकॉर्ड जियांग चेंग ने तोड़ दिया था। उसने गार्ड को देखना शुरू किया और याद किया कि उसे 1 मिनट और 13 सेकंड लगे थे और उसने सोचा कि जियांग ने कुछ सेकंड से उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गार्ड ने अपनी आंखें खोली और एक ईमानदार भाव से बताया कि जियांग चेंग ने सिर्फ 37 सेकंड में पहली 10 मंजिलें पूरी कर ली हैं। यह सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य और उलझन से भर गईं। उसके लिए यह असंभव था क्योंकि उसके बराबर के किसी व्यक्ति को भी टॉवर की पहली 10 मंजिलें पार करने में कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही।
गार्ड ने अपना मोबाइल फोन निकाला और रैंकिंग जांचने के बाद बताया कि जियांग ने अभी-अभी 20 मंजिलें पार करने का उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। यह जानकर उसकी निगाहें आश्चर्य और उलझन से भर गईं, जिससे वह अवाक और सदमे में आ गई। वह क्रोधित हो गई। उसने अपने पिता की ओर पीठ फेर ली और दरवाजे की ओर चलने लगी। उसे लगा कि जियांग उसे जानबूझकर उकसा रहा है। वह उसका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए जल्दी आया था, ताकि उसे महान प्रतिभा प्रतियोगिता में हरा सके। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और आकाशीय टॉवर पर जाकर अंत तक उससे लड़ने का फैसला किया। पिता ने उसे देखना शुरू किया और कुछ उलझन में था। वह ऐसा व्यक्ति था जो हर चीज को शांति से लेता था, जबकि उसकी बेटी बिल्कुल इसके विपरीत थी। वह बहुत प्रतिस्पर्धी थी। उसी समय हमारे लड़के ने फर्श पर मौजूद सभी जानवरों को हरा दिया। कीड़ों को छोड़ दिया जो उनकी लाशों को खाने लगे। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, और चूंकि उसने 20वीं मंजिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इसलिए उसे कुछ पुरस्कार मिले। पहली को स्पिरिट एरो कहा जाता है। यह किताब केवल लेवल 40 से शुरू होने वाले व्यवसायों के लिए उपलब्ध है। और दूसरी को ट्रेजर मैप फ्रैगमेंट ऑफ गॉड जियालाई कहा जाता है। उसे एक विशेष आइटम को अनलॉक करने के लिए सभी 16 टुकड़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। जब कीड़े जानवरों की लाशों को खा रहे थे, जियांग ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा, और इस तथ्य के बावजूद कि आकाशीय टॉवर से मिलने वाले पुरस्कार इतने बुरे नहीं थे, उनमें से अधिकांश बेकार थे। एकमात्र अच्छी चीज जो उसने प्राप्त की थी वह खजाने के नक्शे का एक टुकड़ा था। उसे उम्मीद थी कि वह इस मंजिल को पूरा करके शेष 15 टुकड़े इकट्ठा कर लेगा। एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी जो सूचित करती थी कि लेवल 21 शुरू होने वाला था, यह पूछते हुए कि क्या वह तैयार है। जियांग चलना शुरू कर दिया, प्रत्येक कदम के साथ कीड़ों को छोड़ते हुए, यह संकेत देते हुए कि वह तैयार था। टॉवर में मौजूद सभी लोग रैंकिंग सूची देखने के लिए एकत्र हुए। हर कोई यह देखकर प्रभावित हुआ कि उसने रिकॉर्ड समय में मंजिलों को पूरा करने में कामयाब होकर जी परिवार की राजकुमारी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। किसी को नहीं पता था कि यह राक्षस कहाँ से आया था, और कुछ को याद था कि स्तर 20 का मालिक स्तर 50 था। उसी समय लुओ परिवार के महल में लुओ सैंडो बिस्तर पर बैठी थी और अपने मोबाइल फोन में लीन थी, जबकि वह स्क्रॉल कर रही थी। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि कैसे एक रहस्यमय युवक ने मैजिक सिटी की युवा देवी जी जुन्यू का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यह देखकर वह चौंक गई और उसकी आंखें भय और भ्रम से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह खबर झूठी है। लेकिन एक बार जब वह आधिकारिक टॉवर पेज में प्रवेश करती है और रैंकिंग सूची देखती है, जहां यह पता चलता है कि जियांग चेन केवल 2 मिनट और 32 सेकंड में 30वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रही थी, तो टिप्पणी में लोग वे बहुत क्रोधित थे, क्योंकि जियांग चेन जियांगन के सैन्य जिले से मादू जिले में परेशानी पैदा करने के लिए आया था। उसे जाने के लिए कहा और देवी को परेशान करना बंद करने के लिए कहा। टिप्पणियां पढ़ते समय लुओ सैंडो की आंखें क्रोध से भर गईं। उसने सोचा कि वे उसके उपकारकर्ता का अपमान करने के लिए मूर्ख थे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और क्रोधित होकर जाओ क्यू को बुलाया। उसे लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि मादू के वे कमीने जियांग का अपमान कर रहे थे। उसने उनका अपमान करने के लिए और लोगों को बुलाने का फैसला किया, और अगर वह काम नहीं करता तो वह खुद मादू जाने को तैयार थी। उसी समय जी जुन्यू सेलेस्टियल टॉवर पर पहुंची और दृढ़ निश्चय के साथ सेलेस्टियल टॉवर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने का फैसला किया। उसने दूसरा परिवर्तन किया, जिससे जमीन पर एक जादुई घेरा दिखाई दिया। यह देखकर कि वह आई है,
लोग खुश हो गए और सभी ने अपनी मुट्ठियां उठानी शुरू कर दी, क्योंकि सेलेस्टियल टॉवर की रैंकिंग पर बाहरी लोगों का कब्जा नहीं हो सकता था और मादू के युद्ध जिले की महिमा जियांगनेन द्वारा छीनी नहीं जा सकती थी। सभी को दृढ़ विश्वास था कि वह जियांग को हराने में सक्षम होगी। उसे सेलेस्टियल टॉवर की पहली मंजिल पर टेलीपोर्ट किया गया, जहां राक्षसों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उसने अपना धनुष खींचा और दृढ़ हो गई, क्योंकि पिछली बार जब वह यहाँ आई थी तो वह अपने दूसरे परिवर्तन से नहीं गुजरी थी और उसके पास अब जितनी ताकत नहीं थी। राक्षस उसके पास आने लगे। उसने ऊर्जा छोड़ना शुरू कर दिया और दृढ़ निश्चय के साथ सोचा कि अब जब उसने अपने सभी उपकरणों और कौशल को अपग्रेड कर लिया है तो रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करना कोई समस्या नहीं होगी। 2 मिनट बाद वह 10वीं मंजिल पर पहुंची, जहां एक बिच्छू की लाश थी। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिसने उसे सूचित किया कि उसने 59 सेकंड में मंजिल पूरी कर ली है। वह लाश को देखने लगी और थकावट के कारण भारी सांस लेते हुए वह अपने गाल को अपने हाथ से पोंछने लगी। वह खुद से कुछ निराश थी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, लेकिन फिर भी उसे इस मंजिल को पूरा करने में बहुत समय लगा था। वह नहीं जानती थी कि जियांग चेन ने इसे केवल 30 सेकंड में कैसे पूरा कर लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे जमीन पर एक जादुई पोर्टल दिखाई दिया। उसके अनुसार यह एक पेशे का मुद्दा था। उसके पास ये सन डिस्ट्रॉयर नामक एक दिव्य स्तर का पेशा था, लेकिन चूंकि यह एक दूर से लड़ने वाला वर्ग था, वह टॉवर की पहली 10 मंजिलों जैसे कई छोटे राक्षसों वाले स्तरों में उसके जितनी अच्छी नहीं थी। उसने सीधे 41वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया, क्योंकि उस मंजिल के बाद केवल उच्च रैंकिंग वाले मालिक थे, कोई छोटा राक्षस नहीं था। यह सोचकर कि इस पहलू में जियांग का उस पर कोई लाभ नहीं था। एक बार जब उसने लेवल 50 पूरा कर लिया और रैंकिंग में ऊपर चढ़ गई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले की मंजिलों पर उससे बेहतर नहीं थी। 5 मिनट बाद वह टेंटेकल्स वाले एक राक्षस का सामना कर रही थी। वह चकमा देने के लिए कूद गई, लेकिन राक्षस तेज था और उसने अपने टेंटेकल्स को उसके अंगों के चारों ओर लपेट लिया। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि यह अच्छा नहीं था। वह एक ऑक्टोपस के आकार के राक्षस का सामना कर रही थी। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए उसने गोल्डन क्रो की फायर रेन नामक कौशल का उपयोग किया और राक्षस पर एक शक्तिशाली तीर चलाया, जिससे उसका सिर जा लगा और बॉस को हरा दिया। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। उसने 5 मिनट और 29 सेकंड में मंजिल पूरी कर ली थी। 50वीं मंजिल पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। राक्षस ने अपनी जान गंवा दी और जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे टेंटेकल्स की ताकत कम होती जा रही थी। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और थकावट के कारण जोर से सांस लेना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि आखिरकार यह खत्म हो गया था। वह 40वीं मंजिल पर पिछली बार से दोगुनी तेज थी। उसने मुडो शहर की शान की रक्षा की थी। चाहे जियांग ने कितनी भी कोशिश की हो, उसके लिए इस बार उसका रिकॉर्ड पार करना असंभव था। उसे लगा कि यह उसके खिलाफ उसकी पहली हार थी, लेकिन यह आखिरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि प्रोडिजी रैंकिंग की प्रतियोगिता में वह दूसरी बार उससे हार जाएगा। उसी समय जियांग भी 50वीं मंजिल पर था। उसने बिना ज्यादा मेहनत किए बॉस को हरा दिया और जब कीड़े लाश को खा रहे थे, जियांग ने सिस्टम विंडो को ब्राउज करना शुरू कर दिया और एक गंभीर भाव के साथ सोचा कि इस स्तर पर भयंकर जानवरों का मांस बहुत अच्छा था, क्योंकि एक बार कीड़े खाने के बाद वे 3 और पीढ़ियों तक प्रजनन करने में सक्षम होंगे और 50 स्तर पार करने के बाद वह एक तलवार प्राप्त करेगा और अपना दूसरा परिवर्तन पूरा करेगा। वह खुश था, क्योंकि दूसरी कीट माँ आने वाली थी। लिटिल नाइन यह कहते हुए दुखी हो गई कि वह भी खाना चाहती थी,
लेकिन हमारे लड़के ने उसे व्यवहार करने और अच्छा बनने के लिए कहा। वह कीड़ों को इस मालिक को खाने देना चाहता था और वादा किया था कि जब वे घर लौटेंगे और उसने यह सब बेच दिया तो वह उसे कुछ स्वादिष्ट खरीद कर देगा। जियाई जुआन्यू 50वीं मंजिल से निकल गया और एक जादुई घेरे का उपयोग करके सेलेस्टियल टॉवर में वापस आ गया। उनमें से एक आदमी चौंक गया। उसने अपने दोस्त की ओर आतंक से भरी नजर से देखा और बताया कि राजकुमारी वापस आ गई है। यह सुनकर उसका दोस्त कांपने लगा और उसने उसे नीचे उतरने के लिए कहा। उसकी आवाज हर कोई बहुत डरा हुआ था और यह देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गई और एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ सोचने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है और हर किसी के चेहरे पर यह भाव क्यों है अगर उसने अभी-अभी 50वीं मंजिल पार की है और सूची अपडेट की है। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें दिखाया गया कि जियांग ने 50वीं मंजिल 4 मिनट और 9 सेकंड में पूरी कर ली थी। उसने स्कोरबोर्ड देखा और यह देखकर हैरान रह गई कि जियांग उससे 1 मिनट पहले ही पहुंच गया था। उसने एक लाल गोली निकाली, अपने दांतों को कस कर भींचा और उसकी निगाहें गुस्से से भर गईं। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। भले ही उसे खुद को सीमा तक धकेलना पड़े, लेकिन वह जियांग को ऐसा करने नहीं दे सकती थी। यह बढ़ाने वाली दवा कुछ महत्वपूर्ण सार को खा सकती थी, लेकिन अब उसके पास इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। 50वीं मंजिल पर जियांग वहां था और उसके सामने बॉस की लाश पड़ी थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछना शुरू किया और राहत महसूस की क्योंकि कीड़े प्रजनन करना शुरू कर चुके थे। उसने मंजिल पूरी कर ली थी, लेकिन तलवार कहीं नहीं दिख रही थी। सिस्टम नोटिफिकेशन ने बताया कि मंजिल पूरी करने का इनाम शानदार उपकरण था। सिस्टम बेतरतीब ढंग से या तो शानदार कवच या शानदार कृपाण दे सकता था। कई सेकंड के बाद सिस्टम ने हमारे लड़के को शानदार कवच दे दिया। जब नन्हा नाइन खाने के बारे में सोचते हुए खुशी से इधर-उधर उड़ रहा था, जियांग ने सिस्टम विंडो को देखना शुरू कर दिया और उसे कुछ गुस्सा आया। इस तरह उसे एक और इनाम पाने के लिए फिर से 41 से 50 मंजिलों से गुजरना होगा। अब जब कीड़े प्रजनन कर चुके थे, तो उसने नन्हे नाइन को बाहर जाकर खाने का आदेश दिया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।